हेलो एंड वेलकम बैक द पार्ट 3 ऑफ प्रीएम्बल। अब शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि मुझे क्यों थोड़ा गड़बड़ लगती है जब कोई एक आध घंटे में प्रीएम्बल खत्म करता है। तो ये हम 6th आवर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ प्रीएम्बल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज प्रीएम्बल। क्योंकि आप खुद सोचिए सर, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इट इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। इस डॉक्यूमेंट को हम इतना इजीली नहीं खत्म कर सकते सर। मैंने कल यूट्यूब पे भी सर्च किया, जो मुझे सबसे हाईएस्ट लेक्चर मिला वो था 2 घंटे 13 मिनट का, जिसमें पूरा प्रीएम्बल एक्सप्लेन कर दिया गया है। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक हमने प्रीएम्बल के चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया। हम खाली बेसिक्स को डिस्कस करें कि वो कहना क्या चाह रहा है। अभी तो प्रीएम्बल एक बहुत बड़ा डिस्कशन होने वाला है, आगे भी लीगल बैटल उसकी जो हुई, सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह वगैरह। बट जैसे एग्जाम के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर बन रहा है, नॉट ओनली इन यूपीएससी पहले से ऐसे पेपर बनते थे, बट इन जीपीएससी फील्ड, क्योंकि अब जो जीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है जीएस पेपर 2 का, इट इज फार फार बेटर देन व्हाट दे वर आस्किंग 2 years और 3 years बैक। आज का पूरा पेपर अप्लाइड होता है। अगर आप पीवाईक्यू को देखिए एक बार, 2025 को जो रिसेंट पेपर हुआ था उससे उठा के चेक करना, आप अपने कन्वेंशनल स्टडी से एक भी आंसर नहीं लिख सकते। आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आंसर तो बहुत दूर की बात है सर। क्वेश्चन समझना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सेम चीज को कॉम्प्लेक्स मैनर में पूछते हैं। ये ऐसा नहीं पूछेंगे व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, आपसे कहेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल डिस्टेंस डॉक्ट्रिन। अब एक बच्चा अच्छा खासा टाइम दे रहा है पढ़ाई में, बट वो थोड़े से टीचर के एफर्ट की वजह से पीछे रह जाता है। इसलिए मुझे पता है मेरे लेक्चर्स में व्यूज नहीं आते, मेरे लेक्चर में जल्दी बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ने की उन्हें लगता है सर जब ये चीज शॉर्ट में कर सकता है आप इतना खींचते क्यों। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब सेम चीज कोई टीचर 15-20 मिनट में पढ़ा दे रहा है, वहां से 2 घंटे तक, चलो 2 घंटे भी सहन कर लेता है, यार आप 8-8-9-9 घंटे खींच रहे हो, ये कहां का जस्टिस है। ये इसलिए जस्टिस है बेटा क्योंकि एग्जाम बदल चुकी है। अगर आज से 5 साल पहले मैं खुद प्रीएम्बल 2-2.5 घंटे में पढ़ाता था, बट पिछले 5 सालों में एक तो प्रॉब्लम, अच्छी बात क्या है कि मैं कंटिन्यूसली एग्जाम के साथ खुद कनेक्टेड हूं, तो मैंने देखा उस चेंजिंग डायनेमिक्स को जो 2019 से लेकर 2025 तक आया है। क्वेश्चन ने इतना हाई लेवल का इवोल्यूशन कर दिया है, जब तक आपके पास एक कोर फिलोसॉफिकल डेप्थ नहीं है, आप एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते। किसके पास 25 का पेपर है जीएस पेपर 2, अब पॉलिटी जीएस पेपर 2, यार क्या बेकार ऑडियंस हो आप। रोज एक ही चीज रिपीट करता हूं, आपके पास पेपर होने चाहिए प्रिंटेड कॉपी में, वो नहीं होते। बताइए आप गजब की, मतलब क्या ही शब्द यूज करो, छोड़ दो। आप किस टाइप के ऑडियंस हो। हमेशा आपके पास प्रिंटेड कॉपीज होनी चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर की, जिससे आप ये समझ पाओगे कि किस लेवल पे चेंज की जरूरत है। ठीक है, इसलिए आपको बोर करने के लिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आप अगर पेपर को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्यों इतना डिटेल रिक्वायर्ड है। लेट्स जंप टू द लास्ट वर्ड ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हमें एक्सप्लेन करता है, दैट इज रिपब्लिक। अब जब मैं आपको रिपब्लिक एक्सप्लेन करूंगा तो आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हो, ट्रस्ट, खाली लास्ट तक थोड़ा वेट कर लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, दिस केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड रिपब्लिका, रिपब्लिका जिसे हम कहते हैं, रेस पब्लिका, एक्चुअली द ग्रीक वर्ड वाज रेस पब्लिका, जहां से पहली बार ये टर्म इवॉल्व हुआ जिसको आज हम रिपब्लिक कह देते हैं। इनिशियली एथेंस में रिपब्लिक टर्म का यूज किया गया था। इवन द फर्स्ट बुक ऑफ प्लेटो वाज द रिपब्लिक। वहां पे रिपब्लिक, क्योंकि तब तक डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो रिपब्लिक को लोग डिफाइन करते थे एज द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर ऑन योर लिबर्टी। जब भी लिबर्टी पे कोई आर्बिट्ररी एब्सेंस ना हो, मतलब पहले क्या होता था, जैसे एक राजा है, ठीक है, राजा चाहेगा, जैसे आपने काफी बार एंशिएंट पास्ट में पढ़ा होगा, राजा को किसी की पत्नी पसंद आ गई तो बोल देगा जाओ उठा के लाओ, क्योंकि ही वॉज अथॉरिटेरियन, वो कुछ भी कर सकता था, कोई भी लॉ बना सकता था, कुछ भी कर सकता था। वहां पे रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आया, जो सबसे ओल्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है। उन्होंने कहा कि देखिए
हमें एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए जहां पे इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्सटर्नल एक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब जो इच्छा हो वैसा। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ पर्सन नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जैसे नॉर्थ कोरिया में कुछ साल पहले एक लॉ आया था कि सबकी हेयर स्टाइल उनके डिक्टेटर जैसी होनी चाहिए। हेयर स्टाइल सबकी किम जोंग यूंग जैसी होनी चाहिए। वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि वहां रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है। तब भी आया कि इंडिविजुअल की लिबर्टी पे, इंडिविजुअल की फ्रीडम पे अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो दैट मस्ट नॉट बी आर्बिट्ररी। वो रिस्ट्रिक्शन हमेशा किसी लॉ से डिराइव होनी चाहिए, जो लॉ रैशनल हो। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इवॉल्व होता है। बट प्रॉब्लम कहां आई, जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मुझे खाली कोई ये बता सकता व्हाट इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक, एक्सेप्ट कि हेड ऑफ स्टेट रिपब्लिक में चूज किया जाता है। खत्म। आपको इतना ही आता था, क्योंकि जो बहुत डिटेल में पढ़ के बैठे, जो स्माइल कर रहे थे बैठे बैठे कि हमको पता है, उनको एक चीज पता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, अगर वो इलेक्टेड हो तो उसे रिपब्लिक कह देंगे, और वो इलेक्टेड नहीं हो उसे हम मोनार्क कह देते हैं। जस्ट लाइक यूनाइटेड किंगडम। यूके में डेमोक्रेसी है, वहां के लोग पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, बट हेड ऑफ स्टेट वहां पे इज अ मोनार्क, वहां के राजा या क्वीन जो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, इसलिए उसको मोनार्क सिस्टम कहते हैं। इसके सिवाय व्हाट इज रिपब्लिक? एनीवन? आज के बच्चों में सॉरी, तो वही तो बात हुई ना बेटा, हेरिडिटी एंड इलेक्टेड। उसके सिवाय बताइए मुझे, क्योंकि ये तो हर किताबें कहती है। नो वन? रिपब्लिक एक्चुअली, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले डेमोक्रेसी नहीं थी तो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट चलता था ज्यादा। एक फिलोसोफर हुए मेडिसन, ये बड़े फेमस फिलोसोफर है, इनको जल्दी से कोई जानता नहीं। मेडिसन, ही इज द वन हु एक्चुअली गेव द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक, इसको आज आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह देते हो। इन्होंने कहा था कि एथेंस जैसे स्मॉल शहर में इट इज पॉसिबल कि लोग डायरेक्ट वोट दे दे और काम हो जाए, बट लार्जर कंट्रीज में अगर आपको सच में रूल करना है और रिपब्लिक लाना है तो दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, जहां पे कुछ लोग कुछ को पसंद करेंगे, वो लोग कुछ और को पसंद करेंगे। बट ये रिपब्लिक मॉडर्न टाइम पे आते आते इवॉल्व हो गया, और आज इसे हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसलिए अगर आप इंडिया के प्रीएम्बल को देखो, उसने क्या लिखा हुआ है, इंडिया इनटू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नॉट रिपब्लिक। ऊपर से जा रहा है, चलो फिर से समझाता हूं। रिपब्लिक की जो फिलॉसफी है उसे रिपब्लिकनिज्म कहते हैं। ठीक है, रिपब्लिकनिज्म, रिपब्लिकनिज्म। ये फिलॉसफी क्या कहती है? इसमें कुछ कोर प्रिंसिपल है, जैसे फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी पावर्स, कोई अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, जिससे भी जो करना है वो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी पावर, ये पहला कॉन्सेप्ट है रिपब्लिकनिज्म का। सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकनिज्म, दैट इज रूल ऑफ लॉ। थर्ड, the head of the state must be elected. He should not inherit the property. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो वो ऑनर, एक्चुअली रिपब्लिकन टर्म जो है ना वो ऑनरशिप से रिलेटेड है। पहले किंग वॉज द ऑनर ऑफ एंटायर स्टेट, वो किंग की पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी मानी जाती थी, नहीं थी, वो किंग की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। रिपब्लिक कहता है कि देयर इज नथिंग लाइक प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑनरशिप इज विद द पीपल, पीपल इज द रियल ऑनर ऑफ द स्टेट, नॉट द किंग ऑन द रूलर। इसलिए जो भी हेड ऑफ द स्टेट बनेगा या अदर पब्लिक ऑफिसेस है लाइक सिविल सर्विसेज, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, व्हेन ऑल द पब्लिक ऑफिसेस इंक्लूडिंग द हेड ऑफ स्टेट
is open for election, it is not hereditary, उसे हम रिपब्लिक कह देते हैं। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं, पक्का? और एक टर्म में बात करता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं आपको डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के बीच में एक लाइन में डिफरेंस बताना चाहूं, डेमोक्रेसी सेज हु हैव द पावर। किसके पास होती पावर डेमोक्रेसी में? पीपल, वी द पीपल। रिपब्लिक सेज व्हाट इज द कंस्ट्रेन ऑफ दैट पावर। वो पावर कौन लिमिट कर रहा है? हु इज लिमिटिंग द पावर? द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? इसीलिए इन मॉडर्न टर्म इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू हैव अ रिपब्लिक विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। यही प्रिलिम्स का स्टेटमेंट बनता है। Which of the following statement is true regarding republic, democratic republic? Republic cannot exist, generally cannot exist without constitution. The statement is true. Republic generally cannot exist without constitution, because republic, what is republic? Absence of arbitrary power, है ना? तो republic decides who have the limiting power, who is the limiting the power of the state, while democracy says who have the power. Modern states like India, like USA, they are democratic republic, but while evolution, हमने ये पढ़ा कि धीरे धीरे ये रिपब्लिक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया, जिसके कोर प्रिंसिपल है द हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड। इट्स नॉट लाइक यूके, एक ही देश डेमोक्रेटिक हो सकता है बट रिपब्लिक नहीं। इंग्लैंड आप देखिए, इंग्लैंड डेमोक्रेसी है, कंप्लीट डेमोक्रेसी है वहां पे, और उनका हेड ऑफ द स्टेट इज मोनार्क, एक राजा, जो नॉमिनल हेड है, नो डाउट, सिंबॉलिक हेड है, पर हेड तो है। वो अपनी हेरिडिटरी करेगा, उनका बेटा नेक्स्ट टाइम हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। मतलब द किंग्स पावर इज नॉट लिमिटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता तो बेटे को तो राइट नहीं मिलना चाहिए, तो राइट टू इक्वालिटी इंपोज हो जाती। इसलिए ब्रिटेन में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। शायद अब आप समझ पाए होंगे व्हाई ब्रिटेन डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इसी ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा दिया, खुद ने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनके यहां मोनार्क है, और जहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया वहां मोनार्क खत्म। इसलिए ब्रिटेन में आज तक देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का तो फंडामेंटल राइट आ जाएगा, राइट टू इक्वालिटी आएगी, तो हर आदमी बोलेगा हमें भी हेड ऑफ द स्टेट बनना है। इसीलिए इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन फॉर अ रिपब्लिक टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, चाइना। इज चाइना अ रिपब्लिक? यस और नो? यस, यस। द प्रेसिडेंट is chosen by the public. Representative है, but है तो खरी। It is a republic. It has a written constitution. Does China is a democracy? No. It means a state can be a republic, but cannot be a democracy, and vice versa. It can be a democracy and cannot be a republic. I hope मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया डिफरेंशिएशन। बेटा ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब मैं पढ़ता था, मैंने अपने टीचर से पूछा सर ये रिपब्लिक क्या होता है, सर ने कहा कि देखिए वो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना, वो इलेक्टेड होने चाहिए बस। आई गॉट साइलेंट, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था मुझे। एंड देन आई रियलाइज कि इट इज नॉट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, क्योंकि रिपब्लिक इज मोर डिस्कस्ड देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सर, रिपब्लिक ज्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट रिपब्लिक, नॉट डेमोक्रेसी। समझ रहा? पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर, दे इलेक्ट और दे आर द रिस्पॉन्सिबल हु मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेडरॉक ऑफ रिपब्लिकन। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्या लाएगा? रिपब्लिक लाएगा। ठीक है। फर्स्ट लाइन अगर आपसे कुछ वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ पावर प्लस
It is signifying that India is a republic. ठीक है, आई होप आप रिपब्लिक शब्द समझ पाए होंगे. एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसे कहते हैं? मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सेज वेयर द पीपल चूज देयर रूलर एंड द हेड ऑफ स्टेट इन ऑल द ऑफिसेस. खाली हेड ऑफ द स्टेट की बात नहीं होती, हर ऑफिस इज ओपन फॉर जनरल पब्लिक. ठीक है. सेकंड, रूल ऑफ लॉ. थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट. ये तीनों मैंडेटरी कंडीशंस होती है रिपब्लिक की. ठीक है. प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? ऑप्शंस 1, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. ऑप्शंस 2, रूल ऑफ द लॉ. ऑप्शन 3, रिस्ट्रिक्टेड पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. Which of the following statement, how many of the statement are true? Only 1, only 2, only 3, none of the above. ज्यादातर बच्चे only 1 टिक करके आएंगे. आप तीनों टिक करके आना. ये तीनों एक कंडीशन है ऑफ रिपब्लिक स्टेट. किसका? मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट. Is that very clear? Please write this. Republic is a term. Thank you. Is a term derived from res publica, which mean people's rule, people rule. For modern larger states, Madison expressed the best possible solution is representative republic. The best possible solution is representative republic. Okay. It has essential features. Such as all public offices including head of state. All public offices including head of state is open for common people. Second, right against arbitrariness via a written constitution. Third, rule of law. Right? In modern democratic republic concept, अब स्टेटमेंट में लिखिए क्योंकि ये प्रीलिम्स के सारे स्टेटमेंट है. ठीक है. फर्स्ट, a republic may not be a democracy. Bracket China. Second, a democracy may not be republic. Bracket UK. A modern concept of democratic republic. Blend of both. A modern concept of democratic republic, blend of both India and USA. ठीक है. आई होप आप मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो आपके लायक था कि रिपब्लिक किसको कहते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अडॉप्ट किया हुआ है. ठीक है बच्चा जी. चलिए, पिछले 5 आवर्स में हमने ये जाना
कि इंडियन प्रियम्बल या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इंडिया के स्टेट का नेचर क्या चाहते थे. दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. यू कैन नॉट सेपरेट सोशलिज्म फ्रॉम डेमोक्रेसी, यू कैन नॉट सेपरेट सेक्युलर फ्रॉम रिपब्लिक. दे आर ऑल टुगेदर. और यही रीजन है कहीं भी कॉमा नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. बेटा ये पूरा प्रीमाइस कैमरा कवर करता है, देखो वहां पे एक बार. ना 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 छोकर, इतने इतने बच्चे होते हैं इनकी इंडस्ट्री. तो आप देखो यहाँ पे लगे पड़े रोमांस में. इनको पता नहीं पूरा प्रीमाइस कैमरा कवर कर रहे हैं. ईश्वर कहां जाएगा हमारे 10वीं 12वीं के ऐसे बोर्ड है इनकी. बताओ क्या ही बात करें यार. टीचर भी उतने ही महान है. बच्चे कहाँ क्या करें, टीचर को कुछ पता ही नहीं होता. इसलिए अपने इंस्टीट्यूट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आप कैमरा के बाहर कहीं नहीं जा सकते. मैं ऐसी हालत बिगाड़ता हूँ ना कि बेचारा फिर रोने की बारी आती है कि कोई मुझे कैमरे के बाहर दिख गया तो. हर जगह का यार. चलो छोड़ो, इनको शर्म नहीं आ रही. बताओ, इनको लगा थर्ड फ्लोर कोई होगा ही नहीं, इतनी शांति है. ओके सो हम ये बात कर रहे थे कि इसमें कॉमा ना होने का पर्पज ये है कि दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर. और इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि इंडिया क्या है, इज इंडिया डेमोक्रेसी, इज इंडिया रिपब्लिक, आप कहेंगे इट इज हाफ ट्रूथ. इंडिया इज अ सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. मतलब इंडिया इज अल्टीमेटली रिपब्लिक. और इसका नेचर आगे हमने चार डिफाइन कर दिया. इनमें से किसी भी एक टर्म को लेकर इंडिया को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है. अगर आप इंडिया को खाली सेक्युलर आइडेंटिफाई कर दोगे तो इंडिया क्या डेमोक्रेटिक नहीं है. मतलब, और इनका सीक्वेंस हमें यह बता रहा है कि हमारा प्रेफरेंस क्या है. सबसे पहला प्रेफरेंस हमारा हमारी सोवरेनिटी है. ठीक है. और सोवरेन होकर क्या करना है, हमें सोशलिस्ट गोल को अचीव करना है. इक्वालिटी, जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करना है. ठीक है. और जब ये दोनों अचीव कर लेंगे तो हम एक ऐसा स्टेट को अज्यूम करते हैं जो सेक्युलर होगा. जहां पे सेक्युलर का मतलब यहां पे खाली रिलीजन का नहीं है. यहां पे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सेक्युलर मतलब माइनॉरिटी के राइट की बात कर रहे हैं. यहां के माइनॉरिटीज के राइट एब्सोल्युटली प्रोटेक्टेड है. ठीक है. और जब ये हो जाएगा तब हम अचीव करेंगे द गोल ऑफ डेमोक्रेसी. क्योंकि डेमोक्रेसी विदाउट दिस थिंग्स आर नथिंग, जस्ट अ टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी. अब आप शायद समझ जाओगे आपको डेमोक्रेसी क्यों एक्सप्लेन किया था. मैकियावेली जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी विल बी अ टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी, हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा. क्योंकि इससे पहले ही हम सोशल इक्वालिटी ला देंगे, उससे पहले ही माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट कर लेंगे, उससे पहले हम सोवरेनिटी लेके आ जाएंगे, और तब वी विल ड्रीम फॉर डेमोक्रेसी. एंड वंस वी अचीव्ड ऑल देन वी स्ट्राइव फॉर रिपब्लिक. ठीक है. इतना डिटेल. अब मैंने ऐसा क्यों ऐसा पढ़ा आपको पता है. जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी और जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था, नेहरू वॉज अ नेचर नॉट वेरी रिवोल्यूशनरी इन नेचर. नेहरू बहुत क्रांतिकारी विचार के आदमी नहीं थे. बट जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया था, his speech was so furious that it looked like a revolution. उन्होंने इसमें रिवोल्यूशनरी थॉट्स दिए हुए हैं, क्रांतिकारी विचार है. इट इज नॉट अ फिलोसॉफी ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स. नेहरू ने जब वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, प्रियम्बल है, उनकी लैंग्वेज वाज रिवोल्यूशनरी. वो एक डेमोक्रेटिक क्रांति लाना चाहते थे. ये 5 टर्म नेहरू के रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. चलिए, तो फाइनली हमने नेचर ऑफ स्टेट को समझ लिया है. अब हम एंटर करते हैं कि उन्हें कैसे, सिटीजन को क्या करना है. ये तो हमने देश बनाया. अब ये देश देगा क्या, किसे? उन्हें जो इसे बना रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. कि हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम ये देश बना रहे हैं, ये देश से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. इस देश से अब हमारे पास ऑप्शंस था. क्या ऑप्शंस था? कि जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. इसको सीक्वेंस में रखना. जैसे अगर आप रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें, सॉरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो लिबर्टी पहले आ रहा है ना. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही. उन्होंने कहा लिबर्टी
विदाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी विल बी जस्ट प्रमोशन ऑफ टायरनी। मतलब जहां पे कुछ हैंडफुल लोग एबल हैं, अगर आप उनको लिबर्टी दे देते हो विदाउट जस्टिस, तो होगा क्या कि वही इतने पावरफुल हो जाएंगे, दूसरों का शोषण करना चालू कर देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इंडियन सोसाइटी इज वेरी फ्रेगमेंटेड, इट इज नॉट लाइक एनी अदर सोसाइटी। अगर आप फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का मेन स्ट्रगल था, उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी, दे डिडंट हैव लिबर्टी फ्रॉम द किंग। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा उनका ये कॉन्फ्लिक्ट मैटर करता था, इसलिए उन्होंने पहले लिबर्टी मांगा। बट इंडिया में लिबर्टी से पहले, मतलब आप, चलिए मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, इस क्लास में मैं आज सभी को आजादी दूं, जिसको जो करना है कर लो। जो सबसे पावरफुल होगा वो बाकी सब पे कंट्रोल कर लेगा, नहीं कर लेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। लुक एट दी फ्रांस, नेपोलियन, लुक एट जर्मनी, हिटलर, लुक एट पाकिस्तान। हर जगह तो यही हुआ, जहां आपने पॉलिटिकल लिबर्टी दे दी विदाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी, वहां पे अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिक्टेटरशिप। कुछ आदमी जो बहुत पावरफुल है वो बाकियों की लिबर्टी को सप्रेस कर देगा। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जस्टिस को, कि सबसे पहले हमें न्याय देना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जस्टिस। क्या ये किसी को पनिशमेंट देने वाली बात है कि किसी ने कुछ बुरा किया तो उसको पनिशमेंट देंगे? जस्टिस आर डिफरेंट, डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बात करता है कि जस्टिस वो है जो समाज के लिए सही है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेके बात करता हूं, फिर आप लोग मुझे बताइएगा, है ना? ओके, हाउ मेनी ब्राह्मण्स इन द हाउस? ओके, 2 3। चलिए, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है? इट्स एन एग्जांपल। सर रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए, यस और नो? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डिप्लोमेटिक आंसर, यस और नो? नो, नो। ओके, हाउ मेनी क्षत्रियास और राजपूत इन द हाउस? रिजर्वेशन होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाउ मेनी ओबीसीज इन द हाउस? होना चाहिए, यस और नो में आंसर चाहिए? यस, यस। हाउ मेनी एससी और एसटी एज डिप्रेस्ड क्लास इन द हाउस? ओके, रिजर्वेशन होना चाहिए, यस नो? हाउस में कंफ्यूज नहीं होना, यस, यस, यस और यस। आपने एक चीज देखी, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो उस कैटेगरी को सपोर्ट करता है। देखिए, इसको डिफरेंशिएट क्लास में करने के लिए नहीं था, इट वाज, इसलिए मैंने डिप्रेस क्लास टर्म का यूज किया, क्योंकि कास्ट पूछना इज ऑफेंसिव अकॉर्डिंग टू एसटी एससी प्रिवेंशन एक्ट। आप किसी के डायरेक्ट कास्ट को नहीं पूछ सकते बिलोंगिंग टू डिप्रेस क्लास, एसटी और एससी। मैं पॉलिटिकल आदमी, मैं रिस्क नहीं लेता भाई, लाइव को पकड़ लिया कोई सारा कास्ट पूछ रहा है, चलो जेल डालते हैं, है ना? इसलिए मैं कास्ट वास्ट नहीं पूछने वाला। बड़ी सिंपल सी बात थी, इस क्लास ने इतनी छोटी सी जगह पे बैठ के एक चीज ऑब्जर्व कर लिया कि एवरी पर्सन वांटेड टू रिजर्व देयर ओन प्रेफरेंस, देयर ओन राइट फर्स्ट अबव एनीवन एल्स। ब्राह्मण्स चाहते हैं रिजर्वेशन ना हो क्योंकि दैट सूटेड देम, राजपूत चाहते हैं रिजर्वेशन ना हो क्योंकि दैट सूटेड देम, ओबीसी एंड अदर कैटेगरी चाहती है कि रिजर्वेशन हो, दैट सूटेड देम। टेल मी वन थिंग, वेयर इज जस्टिस लाइज इन दिस? आपने कहा था होना चाहिए, ठीक है, चलिए एक आधो एक्सेप्शन पकड़ लेते हैं, ठीक है? हाँ, आपने कहा था कंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं, 90% तक रिजर्वेशन होना चाहिए आगे लिमिटेशन, चलिए ठीक है। देखिए, मैं आपसे, अगर मैं कहूंगा किसी डिप्रेस क्लास से 90% बोले, बिल्कुल सर, मैं तो 100% डाल दो, टेंशन नहीं खत्म करो, है ना? हर आदमी अपना इंटरेस्ट सर्व करे। इन दिस सिनेरियो रिजर्वेशन लाना जस्टिस होगा या नहीं लाना जस्टिस होगा? आप बताइए। इसका वही डिबेट शुरू हो जाएगा, आधे बोलेंगे सर लाना जस्टिस है, आधे बोलेंगे नहीं लाना जस्टिस है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए है कि व्हाट इज जस्टिस।
है ना? मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब इसकी डिबेट के लिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातों से मैच कराता हूं। अब आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप लोग एक ऐसे स्टेट में हैं, स्टेट मतलब राज्य नहीं, कंडीशन, यू आर इन अ कंडीशन वेयर यू डोंट नो योर कास्ट, ठीक है? यू डोंट नो योर जेंडर, यू डोंट नो योर सोसाइटी, अ कंप्लीट नेचुरल स्टेट। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? आप सब खुद को ऐसे स्टेट में अज्यूम कीजिए। कर लिया? अब आपको नहीं पता कि भविष्य में आप बड़े होके क्या बनेंगे, वेदर यू विल फॉल इन एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एनीथिंग, ठीक है? आप सभी के पास ये कंडीशन आ गई है और आपके सामने एक सोसाइटी का आईना दिया जा रहा है जहां पे इट इज ट्रू कि सोशल हायरार्की है। कुछ लोग कास्ट में अपने आप को अपर मानते हैं, कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं और कास्ट बेस्ड शोषण हुआ है। आपके सामने ऐसी एक सोसाइटी रख दी गई है, ठीक है? और आपके और उस सोसाइटी के बीच में एक पर्दा रखा गया है, जो पर्दा आपको आपकी पोजीशन उस सोसाइटी में क्या होगी वो बताने से मना कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा बहुत। आप एक सोसाइटी में आने वाले हैं, जो सोसाइटी आपके सामने है कि कास्ट बेस्ड डिवीजन है, जहां पे कुछ लोगों का एक्सट्रीम शोषण हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है? और आप उस साइड बैठे हुए ये सब देख रहे हैं, बट आपके सामने एक वेल ऑफ इग्नोरेंस है, एक पर्दा जो आपको ये नहीं बता पा रहा कि आप क्या है। इसलिए मैं उसको ज्यादा सही बोलता हूं वेल ऑफ सेलेक्टिव इग्नोरेंस, नॉट इग्नोरेंस। फिर कभी वो ज्यादा डिप्लोमेटिक हो जाएगा, आई मीन फिलोसॉफिकल हो जाएगा। आप लोग सो जाओ, उससे पहले जगाना जरूरी है ना। ये बात मेरे सिवाय कोई समझा पाए मुझे बताना। अच्छे अच्छे रोज तो सर पॉलिटिकल साइंस में समझाते समझाते ये लग गया पर्दा। अब आप मुझे बताइए, रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ध्रुव, होना चाहिए, होना चाहिए। अचानक सबके आंसर बदल गए क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस कैटेगरी में। क्या अगर आप भविष्य में एससी कैटेगरी में आ गए, जिसका शोषण हो रहा है, सभी कर रहे हैं, अब होना चाहिए? अभी नहीं होना चाहिए। तो यू वांट कि एससी शोषित ही ना बेचारे? हाउ विल यू ब्रिंग चेंज विद इन? इज इट पॉसिबल? 3000 ईयर्स में विद इन चेंज आए नहीं? हाँ, बट वो हो नहीं रहा ना सर। यूटोपिया एंड नेचुरल थिंग इज डिफरेंट, प्रैक्टिकल दुनिया अलग है। जहां तक मुझे इतिहास पता, 3500 साल हो गए, आज तक तो विद इन चेंज आया नहीं। आज भी एक ब्राह्मण बड़े प्राउड से कहता है ब्राह्मण, और एक एससी बेचारा हाथ उठाने से पहले 5 बार सोचता है कि लोग बताना पड़ेगा क्यों, वाई? आप किसी भी समाज में जाओ, जैसे आप पूछते हो ब्राह्मण हाउस, और हाथ ऐसे खड़े, ये तो दैट इज अ थिंग ऑफ प्राउड, दैट इज प्राउड। व्हेन यू आस्क एससीज, कुछ हाथियों खड़े होते हैं, कुछ हाथियों होते हैं, कुछ होते ही नहीं है। कि क्यों आइडेंटिफाई करना खुद को? क्योंकि उससे भी पता है कि आज समाज किस नजर से। ओके, एससी कितने मार्क्स आए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कितने मार्क्स आए थे? क्वेश्चन आता था कि रिजर्वेशन से प्रमोट हुआ होगा, खुद की थोड़ी एबिलिटी होगी। तो क्या समाज सच में इक्वल है? आप कितना भी फेक लो यार, मेरे सामने थोड़ी चलेगा। आप कहोगे समाज बदल चुका है। समाज तब बदलेगा जब क्लास में कहा जाएगा हाउ मेनी ऑफ एससी, और एससी बड़े प्राउड से हम सब है, जितना प्राउड से एक ब्राह्मण या क्षत्रिय कहता है। फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है समाज की रियलिटी सर। एक क्षत्रिय बड़े प्राउड से नहीं सर सर, एससी में वो कॉन्फिडेंस तो दिख नहीं रहा, तो कहां समाज इक्वल है? अब इस समाज में अगर आप एक डिसीजन मेकर हो, आप कभी ऐसा डिसीजन नहीं लोगे जिससे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे लास्ट स्टेज में है वो भी तो हम हो सकते हैं। तो यहां पे हर डिसीजन मेकर वो डिसीजन लेगा जो डिसीजन सबसे लास्ट वाले आदमी के लिए भी सही हो। दिस इज व्हाट जॉन रॉल्स डिफाइंड एज जस्टिस इन हिज थियरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने इस प्रैक्टिकल को किया जिसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा गया,
और जॉन रॉल्स ने कहा कि सभी को एक ऐसे नेचुरल स्टेट में डाल दो जहां उसे पता ना हो वो क्या बनेगा, और फिर उससे पूछो कि सोसाइटी में न्याय क्या है, वो जो बताएगा वो एब्सोल्युटली ट्रूथ होगा, क्योंकि इन दिस सिचुएशन everyone will think about the last person first, कि वो हम बन जाएंगे, बन सकते हैं, पहले इसको प्रोटेक्ट करो। Isn't it something similar to the अंत्योदय of गांधी? गांधी का अंत्योदय यही कहता है कि सबसे लास्ट वाले को पहले प्रोटेक्ट करो। यहां पे हमने मॉडर्न जस्टिस को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले जस्टिस को एज अ वर्च्यू माना जाता था। वर्च्यू मतलब फ्रॉम विद इन, बट इट डिड नॉट गेट सक्सेस। और जस्टिस की डेफिनेशन स्लोली विथ टाइम इवॉल्व होती गई। इन मॉडर्न टाइम हम जस्टिस को अलग अलग स्पीयर में देखते हैं, जैसे रेट्रिब्यूटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहता है कि रिसोर्सेज जिसके पास अनलिमिटेड है वहां से लीजिए, और जिनके पास नहीं है वहां डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब दिस रिसोर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, इकोनॉमिक रिसोर्स, नॉलेज, सोशल वेलफेयर, है ना। तो अब का जस्टिस एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की तरफ ज्यादा फोकस करता है। एंड सेकंड टाइप ऑफ जस्टिस रेट्रिब्यूटिव जस्टिस, जहां पनिशमेंट, जिसको प्यूनिटरी जस्टिस भी कहते हैं, कि किसी ने कुछ गलत किया तो उसको पनिशमेंट भी दो। नो डाउट वो भी आज एक एंगल है, बट आज जस्टिस का जो प्राइमरी एंगल है वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। देखिए जस्टिस हम कौन से दे रहे हैं, सोशल। फिर यहां देखिए एक प्रेफरेंस दिख रहा है आपको। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोशल जस्टिस की बात करते हैं। वो कहते हैं समाज में जो असमानताएं हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रेस, दैट मस्ट एलिमिनेट। और जब वो खत्म होगा तभी जस्टिस मिलेगा। किसे? वी द पीपल ऑफ इंडिया को। ठीक है, वो कास्ट बेस्ड सोशल जस्टिस को खत्म करने की ट्राई करते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक बार ये खत्म हो जाए देन प्रोवाइड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब तक कास्ट बेस्ड सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी विल ऑफ नो वैल्यू। आप कहते हो जिसको जितना कमाना हो कमा सकते हैं, बस शुद्र तुम खाली साफ सफाई करना, ये कहां का जस्टिस हुआ? तो पाप है ना। इट मीन पहले आप समाज में समानता लाइए, देन इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पार्ट आएगा। ठीक है, एंड वंस दिस इज डन देन गिव देम पॉलिटिकल जस्टिस। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल जस्टिस? वन वोट, वन वैल्यू, वन पर्सन। हर एक इंसान को समान वोटिंग राइट दे दो। बाकी आप खुद मुझे बताना, लेट्स सपोज हम एक ऐसे डेमोक्रेसी की बात करें जहां पर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है, हम कहते हैं सबको वोटिंग राइट है। क्या सच में किसी के वोट की वैल्यू सेम रहेगी? एक आदमी को आप वोटिंग राइट तो दे दोगे, बट क्या राइट टू चूज दोगे? चलिए एक और सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। इंडिया के वीमेन, डू दे हैव वोटिंग राइट्स? यस। डू दे रियली एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट ऑन देयर ओन विल? हस्बैंड से पूछती है किसको देना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम सोशल जस्टिस ही नहीं दे पाए। हम जेंडर को उस लेवल पे ला ही नहीं पाए जिस लेवल पे इक्वालिटी चाहिए थी। तो कहने के लिए आप कुछ भी कह लो, देयर इज नो सोशल जस्टिस, बट यस वी आर थ्राइविंग फॉर दैट। वी आर ट्राइंग टू अचीव सोशल जस्टिस, देन इकोनॉमिक जस्टिस एंड देन पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इनिशियली जस्टिस को एज अ वर्च्यू माना जाता था, लेटर जस्टिस को डिफाइन किया गया बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेट्रिब्यूटिव जस्टिस पहली बार। बाकी जस्टिस ऐसा था कि ठीक है उसको सजा दे दो जैसे कुछ गलत किया है। फिर हमने कहा नहीं यार, कुछ गलत ना होने देना भी जस्टिस है। गलत होने का वेट करना जस्टिस नहीं है। ट्राई टू प्रिवेंट दैट रॉन्ग डूइंग इज अ जस्टिस। एंड हाउ विल यू प्रिवेंट? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, जस्टिस एक नया कॉन्सेप्ट है ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें और पार्ट 4 डीपीएसपी समझना चाहें,
तो आप समझें कि डीपीएसपी इसीलिए लाया गया था क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अचीव जस्टिस। जैसे डीपीएसपी कहता है कि ह्यूमेन कंडीशन फॉर द वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्कर के साथ भी न्याय हो। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 दैट सेज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना चाहिए। कुछ लोग, हैंडफुल लोग अमीर ना हो जाएं, बल्कि सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगेन इकोनॉमिक जस्टिस। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है, सोशल जस्टिस है कि नहीं? मेरे हिसाब से आप कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाना गया तो 2-2.5 घंटे खा जाएगा खाली जस्टिस इज जस्टिस। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लिया था वो एथिक्स में लिया था, व्हाट इज जस्टिस। तो एथिक्स में बहुत डिटेल टॉपिक बन जाता है, वहां तो 6-7 घंटे पढ़ाना पड़ता है। एरिस्टोटल के जस्टिस से स्टार्ट करते हैं, कांट का जस्टिस समझाना पड़ता है। जैसे कांट ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे कांट की बात एक्चुअली बहुत पसंद आती है। कांट इज अ वेरी गुड पर्सन, वो एथिकल बातें ज्यादा करते थे। उन्होंने बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था कि जस्टिस क्या होता है। कांट कहते हैं विदाउट मोरालिटी और एथिक्स यू कैन नॉट अचीव जस्टिस। जैसे रिपब्लिक में उनका एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, ही वॉज अ स्टर्न सपोर्टर ऑफ रिपब्लिकन स्टेट। वाई? ही सेज अगर कोई राजा है, उसने रिसेंटली एक वॉर किया हुआ है, वो जीत गया है, क्या वो नेक्स्ट वॉर के लिए वापस रेडी होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज रेडी रहेगा। मान लीजिए कोई किंग है, वो हार चुका है वॉर में, क्या वो अपना बदला लेने के लिए रेडी रहेगा? रहेगा। लेट्स सपोज देयर इज अ सोसाइटी जो कंटिन्यूअस वॉर में है, और आपको पता है वॉर में पीपल हमेशा लॉस में जाते हैं, इकोनॉमिक लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है। क्या वो सोसाइटी फिर वॉर करना चाहेगी? कभी नहीं। इसलिए कांट कहते हैं कि हमेशा रिपब्लिक होना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिक में डिसीजंस पब्लिक लेती है, पीपल लेते हैं। और एक बार जो वॉर से इतनी खामियां हो गई हैं, वो कभी फिर वॉर के लिए अलाउ नहीं करेंगे। इससे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक सकते हैं। दैट वुड बी द जस्टिस। समझ रहे हैं? कांट ने जस्टिस को मोरालिटी के साथ लिंक किया था। कांट ने कहा जस्टिस इज नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, इट शुड बी फ्रॉम विद इन। इट शुड बी बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट। ठीक है बच्चा जी, मेरे हिसाब से आप जस्टिस समझ पाए होंगे जो यहां पे इनवाइट। जस्टिस के बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर अब प्रेफरेंस देते हैं लिबर्टी को। अब लिबर्टी अपने आप में बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है सर। व्हाट इज लिबर्टी बाय द वे? व्हाट इज लिबर्टी? एनीवन? नहीं यार, तुमको लिबर्टी नहीं पता यार? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी? सॉरी? हाँ नहीं सर, ठीक है। लिबर्टी इज फ्रॉम विद इन, फ्रीडम इज फ्रॉम आउटसाइड। देन व्हाट इज लिबर्टी? जो क्लासिकल थिंकर्स थे वो लिबर्टी को बड़े नैरो माइंडेड से देखते थे, क्योंकि एक्चुअली उस समय वैसा था, जैसे किंग है, किंग कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो जो लिबर्टी का इवोल्यूशन हुआ वो इस किंग के खिलाफ हुआ, या इस स्टेट के खिलाफ हुआ, आर्बिट्री पावर के खिलाफ हुआ। Evolution of liberty, the basic concept was against the arbitrary power of the state. कि स्टेट जब चाहे कुछ भी ना कर ले, कुछ चीजें तो प्रोटेक्टेड रहे जो स्टेट आपका ना कर पाए। मतलब अगर लिबर्टी का हम इवोल्यूशन समझना चाहें तो लिबर्टी कुछ यूं इवॉल्व हुई है, स्टेट कांट। ये स्टेट जो नहीं कर सकता वो आपकी लिबर्टी है ना। जैसे स्टेट आपको कभी भी आर्बिट्री अरेस्ट नहीं कर सकता, लिबर्टी। स्टेट आपको बोलने से नहीं रोक सकता, लिबर्टी। क्या आप समझ पा रहे हैं? और इसी का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ था आगे तक, बहुत लंबे टाइम तक हमने इसी को लिबर्टी माना, जहां पे स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट आपको एक अम्ब्रेला मिलती थी, अम्ब्रेला ऑफ लिबर्टी। इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आपको याद हो थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक,
जॉन लॉक ने कहा था कि द पीपल बॉर्न विथ सर्टेन काइंड ऑफ लिबर्टीज लाइक लाइफ, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, एंड स्टेट उस लिबर्टी को कंस्ट्रेन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी याद कीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ाया था आपको। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि हमने एज अ सिटीजन अपने सारे राइट्स सरेंडर किए हैं टू द स्टेट इन रिटर्न फॉर द सिक्योरिटी, एंड इन राइट्स में भी स्टेट कुछ फंडामेंटल राइट्स को नहीं, कुछ बेसिक राइट्स को नहीं इन्फ्रिंज कर सकता। उस बेसिक राइट्स को लिबर्टी कही गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से इवॉल्व हुआ था लिबर्टी। ठीक है, मॉडर्न टाइम पे आते आते इसका पूरा पैटर्न ही बदल गया। मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं कि लिबर्टी सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ना होना नहीं, बट लिबर्टी इज समथिंग वेयर वी प्रमोट लिबर्टी, जहां पे स्टेट को रोका ना जाए बल्कि स्टेट खुद प्रमोट करे, जिसे हमने नाम दिया द पॉजिटिव सेंस ऑफ लिबर्टी। यूपीएससी ने 2 साल पहले पूछा हुआ है। यह है नेगेटिव सेंस ऑफ लिबर्टी। नेगेटिव सेंस ऑफ लिबर्टी कहता है कि आपको यह करने से रोका नहीं जाएगा। पॉजिटिव सेंस ऑफ लिबर्टी कहता है कि आपको यह करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। थोड़ा और एग्जांपल लेता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप चीजों को। इंडिया में कहा जाता है कि स्टेट आपके घूमने फिरने के राइट्स को रोक नहीं सकता। नेगेटिव लिबर्टी, लिबर्टी तो है बट स्टेट से प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपको यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप पैसे देकर नहीं पढ़ सकते तो गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ाएगी। टू हैव दैट लिबर्टी, जो आप लिबर्टी चाहते हैं वो लिबर्टी आपको मिले, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था। इंडिया एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, या पॉलिटिकली लोगों को लिबर्टी को सप्रेस भी नहीं किया। हर चीज राजा ने नहीं किया था, यहां पे कुछ चीज समाज ने भी कर लिया था, है ना। तो उस समाज से फ्रीडम कैसे मिलेगी भाई? उस समाज से फ्रीडम स्टेट को दिलवानी ही पड़ेगी। तब हमने कहा ठीक है, आप रिजर्वेशन ले लो, आप अगर महिलाएं हैं तो स्पेशल प्रोविजंस ले लो। ये जो स्पेशल प्रोविजन का कॉन्सेप्ट है, इट इज टू प्रमोट पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन से थोड़ा बाहर आना। तो इंडिया की जो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है इन द प्रीएम्बल, इट सिग्निफाइज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जहां वो नेगेटिव लिबर्टी फंडामेंटल राइट में दे रहा है या स्टेट आपकी ये राइट्स नहीं छीन सकता, वहीं वो आपको पॉजिटिव लिबर्टी डीपीएसपी में दे रहा है कि स्टेट ये ट्राई करेगा करने के लिए कि आपको और फ्रीडम मिले, आप और आजाद हो जाएं। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। पक्का पूरा थ्योरी लिखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। जडेजा सथुभा, जय माता जी बेटा। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, initially it was absence of external restraints but with time it evolved into positive liberty as well. पॉजिटिव लिबर्टी एज वेल। अब थोड़ा इसको समझाता हूं, आप समझना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुत फेमस थिंकर हुए जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल जिसको कहा जाता है। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। अच्छा, आप लोग क्या करने के लिए फ्री हैं, आप मुझे बताइए। व्हाट इज योर लिबर्टी? व्हाट इज एथिकल देन? एथिक्स itself is subjective. What is your liberty?
व्हाट्स लॉ अलाउड इज नॉट ए लिबर्टी एक्चुअली. इफ कल पार्लियामेंट एक लॉ बना दे कि इंडिया में कोई भी इंसान 10 दिन नहीं नहा सकता, तो इज इट अ लिबर्टी? लॉ सेज दैट, है ना? एनीवन? सॉरी? ओके, जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना? क्या आप किसी को गाली दे सकते हैं? Who will decide ethics? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है. एथिक्स खुद सब्जेक्टिव है. चलिए एक और भाषा में बात करते हैं. आप नेवी से बिलोंग करते हैं और आर्मी का बहुत क्लियर स्टैंड रहा है होमोजेनिटी मतलब मेल मेल एंड फीमेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? होना चाहिए, सही है, एथिकल है, अनएथिकल है? अनएथिकल है. सोसाइटी एथिकल मान रही है, कॉन्स्टिट्यूशन एथिकल मान रहा है. तो आपका एथिक्स किसी के लिए अनएथिकल हो सकता है, किसी का अनएथिकल आपके लिए एथिक्स हो सकता है. एथिक्स इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, वो हर आदमी का बदलता है ना? इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस पूरी डिबेट पे एक फुल स्टॉप लगा दिया. उसने कहा देखो भाई साहब, लिबर्टी वही है जहां तक आपकी लिबर्टी किसी और के पर्सनल स्फीयर में घुस के नुकसान नहीं पहुंचाती. समझ रहे हो? जिसको उसने नाम दिया हार्म प्रिंसिपल. बताइए, गायब हो गए साहब. हार्म प्रिंसिपल. ठीक है. मिल ने कहा कि आप तब तक बिल्कुल फ्री हैं जब तक आपकी लिबर्टी किसी और के स्पीयर में घुसकर उससे ना परेशान करे. आप कुछ भी करो, कौन मना करे? किसी को हैरानी नहीं हो रही भाई, यू एंजॉय योरसेल्फ. आप अपने बंद कमरे में नाचो, डीजे लगा के नाचो, किसी का कुछ नहीं जा रहा. यू हैव द लिबर्टी. बट आप वही चीज किसी हॉस्पिटल में ले जाकर डीजे लगा के नहीं नाच सकते, क्योंकि वहां दूसरों को हार्म होगा. ठीक है, मतलब यहां लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया विथ हार्म प्रिंसिपल. एम आई क्लियर? इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल की लिबर्टी को नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्नोटेशन मिला हुआ है. तो नेगेटिव लिबर्टी में लिखिए, थोड़ा पहले लिखिए नेगेटिव लिबर्टी. ये मेंस में बहुत बार पूछा है, पॉजिटिव नेगेटिव. दिस इज absence of obstacle, barriers or constraints. Absence of obstacle, barriers or constraint. ठीक है. until no one other is harmed. ठीक है. बट यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई थी. यहां जॉन स्टुअर्ट मिल ने और रॉल ने दोनों में एक ही चीज कहा था कि स्टेट किसी की पर्सनल स्फीयर में तब तक इंटरफेयर ना करे जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा. मतलब यू हैव ऑल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपका पर्सनल स्फीयर. स्टेट आपको बिल्कुल हैरान नहीं करेगा, आपको रोकेगा नहीं. पर जैसे आपने किसी को नुकसान पहुंचाना, स्टेट तुरंत पहुंच जाएगा. लिबर्टी का पूरा गेम ही है ये. पहले आपको लिबर्टी गेम समझना. लिबर्टी किससे चाहिए हमें? रूलर से चाहिए, और किससे नहीं चाहिए. कल को पुलिस आपको आके अरेस्ट करके ले जाए, तब पता चलेगा लिबर्टी क्या होती है ना? एक्चुअली लिबर्टी इसी की गेम है. स्टेट से लिबर्टी चाहिए क्योंकि बाकी सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ है. बट अगर लॉ ही लिबर्टी को छीने, तो मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द लॉज इटसेल्फ. तो जॉन स्टुअर्ट मिल क्लियरली कहते हैं कि देखिए, स्टेट जो है ना सर, उसे किसी के पर्सनल स्फीयर में तो एंटर ही नहीं करना चाहिए. पर्सनल स्फीयर वो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो चाहे कर सकता है. मैं अपने बंद कमरे में क्या कर रहा हूं, उसमें राज्य का क्या जा रहा है ना? हाँ भाई, एक प्रिंसिपल लगा दो, कहीं वो बंद कमरे में ऐसा कुछ ना करे किसी और को हैरानी हो, तो यहां पे वो हार्म प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है. एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल अप्लाई करके सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया था. होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने यही सेक्शन लगाया था कि भाई होमोसेक्सुअलिटी किसी को हार्म थोड़ी पहुंचा रही है. दिस इज देयर पर्सनल स्पेस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस लिबर्टी. अब समझ रहे हो क्यों पढ़ा रहा हूं?
क्योंकि इंडिया के सारे केसेस में यही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, द हार्म प्रिंसिपल। इज दैट वेरी क्लियर? तो क्या कहता है नेगेटिव लिबर्टी कि स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन एनीवन्स पर्सनल स्फीयर, इट मस्ट व्हेन इट हार्म समवन एल्स। ठीक है, इसी को हार्म प्रिंसिपल कहा गया। फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, अब व्हाट इज पॉजिटिव लिबर्टी देन? देखिए, नेगेटिव लिबर्टी है फ्रीडम फ्रॉम, नेगेटिव लिबर्टी है फ्रीडम फ्रॉम, पॉजिटिव लिबर्टी है फ्रीडम टू। क्या करने की आजादी है, वो किससे आजादी है, दिस इज द डिफरेंस, है ना। द पॉजिटिव लिबर्टी इज क्या करने की आजादी है। ठीक है, अब दोनों लिबर्टी में बड़ा लोचा है। कोई इतना, मतलब आपको कुछ भी करने की आजादी है, बट वो किस चीज पे बेस होनी चाहिए। तो यहां पे हमें रूसो को समझना पड़ेगा। रूसो ने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया था। रूसो ने कहा था हर इंसान को सारी पॉजिटिव लिबर्टी होनी चाहिए, बट ऐसी जो रैशनल थिंकिंग पे बेस्ड हो, पागलों जैसे नहीं। आपको सभी चीजें करने की आजादी होनी चाहिए जो साइंस या रैशनल थिंकिंग अलाउ करती हो। Am I clear? Please write. According to Rousseau, according to the modern thinkers like Rousseau, people are free. People are free until they obey their higher and rational thinking. मैं इसको थोड़ा समझाता हूं, आराम से समझ लेना। मान लीजिए आप लोग कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपके सामने एक 5 तोले का हार गिरा मिल गया आपको, प्योर गोल्ड का। ह्यूमन नेचर 2 टाइप का होता है, एक इंपल्सिव नेचर, इमीडिएट थॉट। आपको तुरंत उठा ले, 10 लाख पड़े रोड पे, उठा लो, इंपल्सिव नेचर। रूसो कहता है कि ये पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है। रूसो कहता है कि अपने सारे इंपल्सिव नेचर को फॉलो करना इज नॉट अ पॉजिटिव लिबर्टी। जैसे अगर आपको किसी ने आपने किसी को देखा, वो कुछ इरिटेट कर, आपको मैंने उसको थप्पड़ मार दो, खींच के सटाक करके मार ही दूं अभी, ये इंपल्सिव नेचर है। इससे लिबर्टी नहीं मानता रूसो। रूसो कहता है पॉजिटिव लिबर्टी वो है जो इस इंपल्सिव नेचर पे नहीं, परंतु जब रुक के, सोच के, रैशनल और हायर थिंकिंग करके आप कोई डिसीजन लो। कि आप इनिशियली सोचो उठा लो, फिर आप सोचते हो यार इससे बेटर है पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, क्या पता चोरी का माल हो, मैं फंस जाऊं, और तब जो आप एक्शन ले रहे हो, दैट इज व्हाट योर पॉजिटिव लिबर्टी इज। समझा आपने जो लिखा है वो, द लिबर्टी बेस्ड ऑन रैशनल एंड हायर थिंकिंग rather than impulsive thoughts। अब पॉजिटिव लिबर्टी का ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, थोड़ा और इवॉल्व हो रहा है पॉजिटिव लिबर्टी। प्लीज राइट, टू अवॉइड द इंपल्सिव थिंकिंग, टू अवॉइड द इंपल्सिव थिंकिंग, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूं, ये भी बड़ी मजा आएगी। एक फिलोसोफर हुए फिलिप पैटिट करके। मान लीजिए एक स्लेव है, ठीक है, और उसका जो मास्टर है ना वो बड़ा अच्छा आदमी है, मतलब इतना अच्छा कि आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ नॉर्मल मतलब बिंदास जिंदगी जीने देता, स्लेव जैसी जिंदगी नहीं जीने देता। डू द स्लेव हैव लिबर्टी? उसका मास्टर उसे नहीं रोक रहा, भाई तो तेरी जिंदगी जी, कोई इशू नहीं है, वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। डू द स्लेव हैव लिबर्टी? एब्सोल्युटली नो। यही नहीं समझ पाए आप लोग, खाली बाकी दुनिया में सब समझ चुके, इसलिए आज समाज बर्बाद है। देयर इज नो लिबर्टी विद द स्लेव।
because you are free until and unless there is an arbitrary thinking of your master. कल सुबह मास्टर का उसकी बीबी से झगड़ा हुआ, मास्टर आके बोलेगा चल तेरे पास सारी लिबर्टी खत्म. Until and unless you have an arbitrary problem, जिसको डोमिनेंस कहते हैं, जब तक डोमिनेंस का इश्यू, आप फ्री कैसे हो सकते हो? अब आप सोचिए आज के समाज में कितना डीप रूटेड है. इंडिया की महिलाएं अपने आप को फ्री मानती हैं. मैंने कहा मानती. क्यों? मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा, मुझे सारी फ्रीडम देता है. Isn't it the same example of the slave? अगर आपका हस्बैंड आपको सारी परमिशन दे रहा है, इसका मतलब है यू आर स्लेव. कितनी अजीब थॉट है. यू हैव एन एक्सटर्नल डोमिनेंस, यू आर सेइंग यू हैव लिबर्टी. इसलिए मैंने अपनी वाइफ के लिए ना कभी किया है ना कभी करूंगा, ये टर्म मैं कभी यूज नहीं करता. तेरे पास सारी फ्रीडम है. हु द हेल आई एम टू गिव द फ्रीडम? मैं कोई मास्टर थोड़ी हूं, स्लेव थोड़ी है. शी हैज हर ओन rational thinking. On based of that rational thinking, she can take her own decisions. Isn't it? Why I am there to allow or guide? And if I am there to allow and guide, then this is what the patriarchy is known as. यही तो है आपकी पितृसत्तात्मक ना, जहां एक पति बड़े गर्व से बैठ के कहता है साहब वो बाकी बदन जिम नहीं हो, मारी घर में मधु करवा दो. मेरे मन में तुरंत पैटिस याद आता है कि ठीक है भाई, फिलोसॉफी थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी. तो आप वो आर्बिट्ररी मास्टर हैं जो अपने स्लेव को फ्रीडम देना चाहते हैं. Until and unless you want it. कल को आपकी इच्छा नहीं हुई, आप बोलेंगे बस यहां आपकी फ्रीडम खत्म होती है. वेलकम टू द पैट्रियार्की. इंडियन सोसाइटी इस तरह डीप रूटेड है. ये आपको सोसाइटी से लिंक करना है चीजों को सर. आपसे कभी पूछा जाएगा कि मॉडर्न पैट्रियार्की क्या है, जो कि पिछले साल ही पूछा, हाउ द पैट्रियार्की हैव इवॉल्व्ड इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, आप कहेंगे फ्रॉम एब्सोल्यूट चेन इट्स शिफ्टेड टू डोमिनियन लिबर्टी. पहले एब्सोल्यूट चेन में बांध रखते थे, कुछ नहीं करने दूंगा. अब कहते हैं करने दूंगा, बट स्टिल देयर इज नो लिबर्टी एट ऑल. ठीक है. इस तरह आप पॉलिटी को सोसाइटी से लिंक करते हैं, सोसाइटी को इकोनॉमी से लिंक करते हैं, और तब जाके आंसर बनता है. वो आंसर रियल आंसर होता है. ठीक है बाबूजी, तो लिखिए द पेटिट्स फिलिप पेटिट नाम था, फिलिप पेटिल. कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डोमिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डोमिनेशन. where no external arbitrary master is allowed. आप लोग बोर तो नहीं हो गए ना? टाइम हो गया इसलिए 12:15 हो रहे हैं. गिव मी 5 मिनट्स. मेरा एक मैसेज है इंपॉर्टेंट, टाइप कर दो फिर पानी वानी पी लीजिए, 1 आध मिनट खाली, 1 सेकंड. सॉरी. हाँ, तो हमने लिबर्टी, इंपॉर्टेंट मैसेज था, माफ कीजिएगा. 12 बजे करना था, 12:05 को मुझे याद ही नहीं रहा था. हमने लिबर्टी इन जनरल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस किया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सेंटर में रख के बात करते हैं. इंडिया में व्हाट इज लिबर्टी? इंडिया में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी एंड जस्टिस. लिबर्टी इंडिया में
डिविजिबल ही नहीं है। इसलिए आप जरा प्रीएम्बल को देखो, आपकी बड़ी मजा आने वाली है। कहीं फुल स्टॉप दिख रहा है आपको? देयर इज नो फुल स्टॉप एट ऑल, लास्ट में सीधे फुल स्टॉप लगेगा। मतलब ये एक कंपोजिट स्टेटमेंट है, इसको आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। क्या जस्टिस के बाद कॉमा लगा? नहीं लगा। इसके बाद भी नहीं, इसके बाद भी नहीं लगा, क्योंकि ये इनडिविजिबल है, इनका डाइवोर्स पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टेट खाली आपको नेगेटिव लिबर्टी नहीं दे रहा कि आप ये करने के लिए आजाद हैं, स्टेट आपको अकेला भी नहीं छोड़ रहा, स्टेट आपके साथ है। देखो नेगेटिव लिबर्टी पॉजिटिव, सिंपल भाषा में बताता हूं, ठीक है। एक गरीब आदमी आया, भूखा, एकदम भूखा, खतरनाक वाला। मैंने कहा जा तू आजाद है, खा ले। मैं चला गया बिना खाना दिए। क्या मैंने उसको खाने से रोका? लिबर्टी, बट दैट इज नेगेटिव। उसके सामने अपनी दुकान लॉक करके गया, ले खा ले, ठीक है। भाई एक भूखा आया, मैंने उससे कहा खाना चाहिए, बदले में काम करना पड़ेगा, अच्छा ले खा ले। तकलीफ उसकी खाने की कैपेसिटी हालत नहीं थी, बहुत थका हुआ था, आ रहा था, प्लस उसको हॉस्पिटल ले गया, ट्रीटमेंट कराया, खाना खिलाया, ये पॉजिटिव लिबर्टी। अब भी वो खाएगा खाना, बट मैंने वो लायक नहीं था उसको बना दिया, मैं अकेला छोड़ के नहीं भाग गया। द पॉजिटिव लिबर्टी इज समथिंग दैट व्हेन स्टेट डू नॉट लीव्स यू अलोन, कि जो तुझे अच्छा लगे तो कर, नहीं तू कर, मैं तेरे सपोर्ट में, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, ठीक है। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबर्टी है। लिबर्टी इंडिया में इक्वालिटी और जस्टिस से अलग नहीं की जा सकती। इंडिया में पॉजिटिव लिबर्टी है, जहां स्टेट कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम गरीब हो तो मैं तुम्हें इकोनॉमिक रिसोर्सेस दूंगा, तुम वर्कर हो मैं तुम्हें ह्यूमन वर्क कंडीशन दूंगा, तुम विमेन हो मैं तुम्हें स्पेशल राइट्स दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टू रियलाइज योर ट्रू लिबर्टी यू मस्ट बी फर्स्ट कैपेबल ऑफ दैट। एंड थैंक्स टू वेरी फेमस Amartya Sen, the great philosopher Amartya Sen have said, what is true justice or liberty? जस्टिस हम ये मानते थे, अभी तक हम जस्टिस या लिबर्टी के मानते थे, जहां स्टेट जिसके पास जो नहीं वो दे दो, ये भूखा है खाना दे दो, एजुकेशन नहीं है एजुकेशन दे दो। Amartya Sen diverted from this approach. He said सबसे वाहियात अप्रोच ये है, freebies. What is actually justice? When state tries to provide कैपेबिलिटीज, इसे उसको कैपेबिलिटी अप्रोच कहते हैं। अमर्त्य सेन का सबसे फेमस है कैपेबिलिटी अप्रोच, कि भूखे को खाना मत दो, उसे खाना पाना सिखाओ, उस लायक बनाओ। इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए। बहुत ग्रेट अप्रोच है कैपेबिलिटी अप्रोच। इन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में खास लिखा, उन्होंने कहा इंडिया में अगर सोशल हायरार्की है, कोई डिप्रेस क्लास है, तो खाली उसे जॉब मत दे दो, पहले उसे सोशल इक्वालिटी लाओ, कोई जॉब लेने लायक बन जाए। आप ये मत बोलो कि एग्जाम सभी के लिए इक्वल है, किसी को मना नहीं करे आके दे दो, उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस करो कि वो उस एग्जाम में पहले एबल हो फिर कंपीट करे, ठीक है। इंडिया में इस टाइप की कैपेबिलिटी अप्रोच बेस्ड पॉजिटिव लिबर्टी की हम बात करते हैं। यहां पे आपका लिबर्टी का कॉन्सेप्ट भी फाइनली, मैं भी आपके जैसा वीडियो बनाता हूं, देख के बताइए कुछ कमी है क्या? ठीक है, श्योर। अच्छा बच्चा है। चले फिर आगे दोस्त, यहां आज रखते हैं, 12:15 हो गई है, दूसरा लेक्चर भी मेरा, खाना भी बाकी है। विल मीट टुमारो, है ना, विद द सेम एंथुसिज्म। अभी प्रीएम्बल बाकी है। थैंक यू वेरी मच। अभी 50%